हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही सेंसिटिव सा टॉपिक है। और आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एमसीक्यू सॉल्विंग स्ट्रेटजीज के अंदर वो कौन से अहम नुकात हैं जिनको हम लोगों ने मद्देनज़र रखना है, जिसकी वजह से हम लोगों की एमसीक्यू सॉल्विंग जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। और वो कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं कि हम लोग एफएससी के अंदर तो नंबर लेकर आ जाते हैं पर इस एमडी कैट के अंदर मार खा जाते हैं। वो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं वो सारी की सारी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आज की वीडियो के अंदर 4 पॉइंट्स को कवर करना है, तो देखते हैं वो 4 पॉइंट्स हम लोग कैसे कवर कर पाते हैं। लेट्स मूव ऑन। पहले पहले हमारे पास आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट पेपर से पहले शुरू होती है और पेपर ख़त्म होने तक चलती रहती है। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपने 3 घंटे एमडी कैट के अंदर कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, बल्कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये भी शामिल है कि आपने रिवीजन को कितना टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये भी शामिल है कि आपने कोर्स कितनी देर में कवर करना है। टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये भी शामिल है कि आपने कॉन्सेप्ट कितने टाइम के अंदर लेना है, फिर रट्टे वाले चीज़ों को कितना टाइम देना है और फिर प्रैक्टिस को कितना टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट के अंदर वो 3 घंटे भी शामिल है एमडी कैट वाले, जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बायोलॉजी वाले सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, मुझे उनके ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करना। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। इंग्लिश मेरी ग्रामर थोड़ी सी वीक है, उधर मैं ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। टाइम मैनेजमेंट एमडी कैट के पेपर के अंदर भी होती है, एमडी कैट के पेपर से पहले भी हुआ करती है। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू एमडी कैट। जब एमडी कैट चल रहा होता है तब हम लोग इस टाइम मैनेजमेंट को कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमडी कैट के पेपर के अंदर जो ऑर्डर आपके पास आ रहा है उससे आप फॉलो करें। इजी इजी क्वेश्चन जो आते जा रहे हैं आपके पास उन्हें आप सॉल्व करते जाएं, मीडियम वालों को छोड़ दें, हार्ड वालों को छोड़ दें, जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं उनको स्किप करने की कोशिश करें। आप 30 सेकंड लगाए, 40 सेकंड लगाए, मैं ये नहीं कह रहा आप देखें यार फिजिक्स का क्वेश्चन है तो मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ नहीं हूँ, नहीं। आप देखें इजी है, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना। अगर तो आपको नहीं हो रहा सॉल्व, उस क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा सर्कल लगा ले। लेट्स से अगर आपके पास 19th नंबर लिखा हुआ है, 20th नंबर लिखा हुआ है, उस 20th नंबर के पेपर के ऊपर सर्कल लगा ले कि भाई ये वाला क्वेश्चन मेरा रहता है, इसको मैंने रिपीट करना है। ओके, उसके बाद आप सोचने का वक्त आता है। भाई आपने इजी वाले क्वेश्चन सारे वन गो के अंदर कर लिए थे, अब आप क्वेश्चंस के ऊपर सोचने का टाइम लगाएंगे। 3 घंटे में से मैक्सिमम 1.5 घंटे में आपका एक ओवर गो हो चुका होता है। 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट मैक्सिमम आपको लगते हैं एक गो करने के अंदर। अब आपके पास वो वक्त बचा है जिसके अंदर आपको पता है कि ये एमसीक्यूज के अंदर मुझे कन्फ्यूजन है, यही एमसीक्यूज वो है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं 2 ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज हूँ या 2 ऑप्शंस तक मैं अपनी सोच को लेकर जा सकता हूँ, उन एमसीक्यूज को आपने देखना। आपने उन एमसीक्यूज को नहीं देखना जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे, उनके ऊपर टाइम अभी भी वेस्ट नहीं करना आपने। वो एमसीक्यू जो दो ऑप्शंस तक महदूद है। याद रखिएगा ज़्यादातर केसेस के अंदर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज द बेस्ट इंस्टिंक्ट। आपको जो पहले पहले आंसर लग रहा होता है वही करेक्ट आंसर होता है, लेकिन अगेन आप सोच समझ कर जब आंसर टिक करेंगे तो आप इस तरह की परेशानी से बच जाएंगे। एंड में आपके पास अगर तो मज़ीद वक्त बचता है तो आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छा खासा सोच कर फिर बबल को फिल करेंगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे। याद रखिएगा एलिमिनेशन मेथड से काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे एमसीक्यू सही हो जाते हैं और इसी टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपके जो इजी वाले क्वेश्चन होंगे वो आपकी मोटिवेशन बन जाएंगे कि भाई हाँ मैंने 150 एमसीक्यूज, 160 एमसीक्यूज सही आते थे, मुझे पक्के आते थे, मैंने वो कर लिए। और इन बकिया 40 में से भी 20 या 22 या 25 ऐसे हैं जिनके अंदर मैं 2 ऑप्शंस तक महदूद हूँ। 2 ऑप्शंस मुझे लग रहे हैं ये दो, इन दो में से एक होगा, तो आपकी एक मोटिवेशन बन जाती है। और याद रखिए 40 एमसीक्यूज जब आप छोड़ रहे होते हैं तो एक प्रेशर सा भी बन रहा होता है। तो आपने उन 40 एमसीक्यूज को नहीं देखना उस टाइम मैनेजमेंट के अंदर, आपने उन 160 एमसीक्यूज को देखना जो आपके सही हो रहे हैं। 40 एमसीक्यूज को देखकर अगर तो आप प्रेशर के अंदर आ जाएंगे या स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे या एंग्जाइटी लेना शुरू कर देंगे तो आपका पेपर खराब हो सकता है। नेक्स्ट कम्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हर कोई ये कहता है भाई प्रैक्टिस करनी है तो पीडीएफ्स खोलने हैं, एकेडमी ज्वाइन करनी है, टेस्ट देने हैं, ये करना है वो करना है, पर क्या वाकई? तो प्रैक्टिस के ऊपर अगर बात की जाए तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो एक क्वेश्चन को अगर आपने एक फॉर्मूले से F इज इक्वल टू ma के फॉर्मूले को 5 या 6 दफ़ा एक ही क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज किया, कि आपको पेपर के अंदर भूलेगा?
अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम, मैं पाइथागोरस थ्योरम की एग्जांपल लेता हूँ, आपको एक साइड अगर 3 दूसरी साइड अगर 4 की मिलती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो आपको हाइपोटेनस की वैल्यू खुद ब खुद पता चल जाती है 5 है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है, आपने बार बार उस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। स्टोइशियोमेट्री हमें मुश्किल लगती है, क्यों? क्योंकि हम लोग उस स्टोइशियोमेट्री के लेक्चर के अंदर या उस स्टोइशियोमेट्री की प्रैक्टिस के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। हम लोग कहते हैं एक क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन हुआ, 5 10 बस काफ़ी है। नहीं, स्टोइशियोमेट्री की भी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने मोलर मैसेज आपको याद होंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना आपको आंसर्स का आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि भाई हाँ इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट ये हो सकता है, इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट ये हो सकता है। एटलीस्ट आपकी कोई प्रिडिक्शन तो होगी, आपको कोई आइडिया तो होगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। आपको जितने ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करने हैं आपको करने चाहिए, उससे बेसिकली आपका माइंड ट्यून हो रहा होता है क्वेश्चन के साथ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं। और इस तरह फिर आप पेपर के अंदर ऑफ कोर्स काफ़ी सारी परेशानियों से बच सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने तमाम के तमाम मॉक टेस्ट पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं। अगर आपको हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट जो कि सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के भी होते हैं, और इसके अलावा FLBs भी होते हैं, फुल लेंथ पेपर्स भी होते हैं, GT टेस्ट भी होते हैं, तमाम के तमाम टेस्ट फ्री हैं और उनके डिस्कशंस भी फ्री हैं। तो आप हमारे टेस्ट से भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई एकेडमी जाए, ज़रूरी नहीं है हर कोई पैसे देकर ये टेस्ट अटेम्प्ट करें। मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं अच्छे से अच्छा टेस्ट कौन सा होता है, तो अच्छे से अच्छा टेस्ट वो होता है जो पास पेपर के अंदर आया हो। किप्स अगर मुश्किल टेस्ट बना रही है, स्टार अगर मुश्किल टेस्ट बना रही है, स्टेप अगर मुश्किल टेस्ट बना रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके टेस्ट अच्छे हैं। हाँ, पास पेपर्स को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, पास पेपर्स करें, क्योंकि पास पेपर्स आ चुके हैं आपके पास और आपको पता है कि इस मुश्किल तक पेपर आ सकता है और इस आसान लेवल तक भी पेपर आ सकता है, क्योंकि आपको किप स्टार सबसे इतना अच्छा आइडिया नहीं होगा मेरे नज़दीक जितना आपको पास पेपर से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो स्ट्रेस और एंजाइटी है। भाई आप लोगों को पता है कि जब हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि पेपर के अंदर किस तरह के MCQs आ सकते हैं, वो मुझे आते होंगे नहीं आते होंगे। एक अजीब सी कैफियत छाई हुई होती है, हर स्टूडेंट के जहन में एक अजीब सी कैफियत ज़रूर छाई होती है कि भाई अब क्या होने वाला है। तो भाई मैं आपको बताता चलूँ कि जो पेपर सेटर है जिसने पेपर बनाया है उसको पैसे इस बात के नहीं मिले कि हर कोई पास हो जाए, उसको पैसे इस बात के नहीं मिले कि हर कोई 90% एग्रीगेट 95% एग्रीगेट हासिल कर ले। उसको पैसे इस बात के मिले हैं कि जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने पूरा साल मेहनत की है, उनको उनके मेहनत का फल मिल सके, और जिन्होंने कम मेहनत की है उन्हें नेक्स्ट चांस दे दिया जाए। हमारे पास सीट्स लिमिटेड है, अगर तो एक टेस्ट के अंदर इतना इजी बना दिया जाए कि हर कोई उसके अंदर 90-95% ले रहा है, तो उस टेस्ट का मकसद निकल जाता है। उस टेस्ट का मकसद था कि जो अच्छे डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको MBBS की सीट, फिर BDS की सीट, फिर DPT, PharmD एंड सो ऑन सीट्स मिलती जाए। लेकिन अगर तो वो टेस्ट के अंदर हर किसी ने 95% स्कोर कर दिया, तो अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे MBBS और BDS वालों को? देखो बात सही है, उस एग्जामिनर को मिले हैं कि आप अच्छे स्टूडेंट और बुरे स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट कर लो। और MD कैट के अंदर जब भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, सिज़ेम्बो, PMDC, UHS, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, तो वो खुद कहते हैं 20% डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 60% नॉर्मल क्वेश्चन है और 20% ईजी क्वेश्चन है। और अब उन्होंने ये नहीं कहा था कि हर 10 में से 2 क्वेश्चन मुश्किल आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप लाइन में चलोगे तो हर 10 के बाद या हर 8 के बाद 2 डिफिकल्ट आएंगे या हर 5 के बाद 2 डिफिकल्ट आएंगे। उन्होंने आपसे कहा पूरे पेपर के अंदर 20% डिफिकल्ट है, आपकी बारी में वो 20% यानी 40 MCQs, शुरू के 40 MCQs भी हो सकते हैं। ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में हमें स्ट्रेस और एंजाइटी से काम नहीं लेना। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि भाई 40 MCQs तो डिफिकल्ट बनने ही बनने हैं ना, शायद वो मुझे ना आते हों, शायद वो मैं सॉल्व ना कर पाऊँ, लेकिन उससे मुझे स्ट्रेस एंजाइटी नहीं लेनी। हो सकता है पेपर के अंदर बैठो और आप एक MCQ सॉल्व करो, पहला आपको ना आता हो, दूसरा MCQ सॉल्व करो आपको ना आता हो, तीसरा MCQ जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी दिल की धड़कन तेज हुई होगी, लेकिन तीसरा MCQ भी अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको आपके पसीने छूटना शुरू हो जाएंगे, आपको अम्मा अब्बा याद आना शुरू हो जाएंगे, आप वो कहते हैं ना नानी याद आ जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि भाई अब मैंने 3 MCQs गलत कर दिए और वो ऑर्डर से मैंने पहले 3 MCQs ही मुझे नहीं आ रहे। लेकिन अगर तो आप अपने जहन में ये रखो कि 40 MCQs तो ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट बनने ही बनने हैं, तो आप अपने स्ट्रेस या एंजाइटी को कंट्रोल के अंदर रख सकते हो। इस डिप्रेशन से बचने के लिए हमारी एक ही टेक्निक होती है 40 MCQs का
पीछे से बैकअप रखना कि हाँ 40 एमसीक्यूज डिफिकल्ट बनते हैं और ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट गो में अगर मुझे नहीं आ रहे तो सेकंड गो में भी नहीं आएंगे। हमें उनको रखना चाहिए, बाद में जब हम लोग आगे एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे तो ज़रूर कोई ना कोई हिंट हमें ज़रूर मिलती है उन एमसीक्यूज से रिलेटेड। लेट्स मूव ऑन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्जेक्ट वाइज टिप्स। अगर तुम लोग बायोलॉजी पोर्शन की बात करें तो बायोलॉजी पोर्शन के अंदर स्ट्रेट लाइंस आ रही होती हैं, किंगडम एनिमलिया आ जाए, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, डाइजेशन, लाइफ प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एनी काइंड ऑफ चैप्टर यू में सी, उसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं होती, सीधा सीधा सवाल होता है और सीधा सीधा जवाब होता है। ये होते हैं मार्क्स गेनिंग पार्ट। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एमसीक्यू ज़्यादा घुमा फिरा कर आ नहीं सकता, वैल्यूज़ चेंज हो नहीं सकती, आंसर चेंज हो नहीं सकता, लेकिन आपके दिमाग के अंदर बैक ऑफ द माइंड स्टोरी ज़रूर बन सकती है कि हाँ इसका ये आंसर होगा। एक चैप्टर को पढ़कर 50 से 100 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प देगी। फिजिक्स के ऊपर आ जाते हैं। फिजिक्स के अंदर इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वैल्यूज चेंज आंसर चेंज, लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अगेन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और लॉज को पढ़ोगे, उतने ही ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि भाई इनके अंदर डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, साइन की वैल्यूज़ क्या होती हैं, कॉस की वैल्यूज़ क्या होती हैं, और मैंने कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है और किस एमसीक्यू के अंदर कितनी देर लगेगी मुझे। केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर रिएक्शन होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें तंग करती है, लेकिन जितनी ज़्यादा दफ़ा हम लोग उन रिएक्शंस को लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा दफ़ा हमारा हाथ उनसे ट्यून होगा। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने एक दो साइड्स के ऊपर यानी एक पन्ने के ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिखने की कोशिश की थी, और एक दफ़ा नहीं कई बार 5 6 7 8 दफ़ा लिखने की कोशिश की थी, और मुझे हर रिएक्शन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद हो गया था, हर रिएक्शन का कैटलिस्ट याद हो गया था। मुझे ये पता चल गया था कि ओजोनोलाइसिस का मकसद क्या है, ओजोनोलाइसिस के अंदर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, बॉन्ड ब्रेकेज कैसे होगी, और एंड में आ जाता है इंग्लिश और लॉजिकल। लॉजिकल तो हम लोग कह सकते हैं भाई प्रैक्टिस से ही आएगी, पास पेपर्स करने चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आपके पास लॉजिकल की डिफरेंट प्रैक्टिस बुक्स आती हैं, उनको सॉल्व करें, मॉक टेस्ट आते हैं, उनको सॉल्व करें। इंग्लिश जहाँ तक बात है वो बहुत ही एक डाइवर्स सब्जेक्ट है। जहाँ तक ग्रामेटिकल रूल्स की बात है, कंडीशनल सेंटेंसेस आ गए, टेंसेस आ गए, वर्ब की फॉर्म्स आ गई, नाउन की फॉर्म्स आ गई, ये तो हम लोग कवर कर लेंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कोशिश करनी है कि पिछले 10 ईयर्स के एमडी कैट के पेपर्स के अंदर हम लोग सिनोनिम एंटोनिम को देख लें, और जो 4 ऑप्शंस बनाए गए थे उनकी तरफ से, उन 4 ऑप्शंस की भी मीनिंग एटलीस्ट हम लोग देख लें, एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लें। इससे हम लोग सिनोनिम्स के अंदर अगर 3 एमसीक्यूज आते हैं तो 2 हमारे सही हो ही जाएंगे, जबकि बाकी ग्रामेटिकल टॉपिक्स हम लोगों को अच्छे से ग्रिप करके पकड़नी है। कौन कौन से ग्रामेटिकल टॉपिक्स आ रहे हैं, फ्रेज आ रहा है, क्लॉज आ रहा है, या वर्ब आ रहा है, नाउन आ रहा है, या कोई और चीज़ आ रही है हमारे पास, वो आपको बताएंगे पास पेपर। जितने ज़्यादा पास पेपर सॉल्व करेंगे आप लोग, आपको पता चल जाएगा भाई ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस टॉपिक को मैंने पढ़ना है और इस टॉपिक को मैंने छोड़ देना। दिस वॉज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, अल्टीमेट गाइड टू एमसीक्यू डिस्कशन। तो हम लोगों ने आज के दिन में 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। सबसे पहला था टाइम मैनेजमेंट, सेकंड था स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे डील करना है, कुछ हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज टिप्स भी ली थी, और हम लोगों ने प्रैक्टिस के बारे में बात की थी कि किस तरह से प्रैक्टिस हमारे एमसीक्यू सॉल्विंग के अंदर हमें मदद देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।